हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसके एक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, इसके एक्रॉस अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता हूँ, पास आउट, इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। कोई यहाँ जा रहा होगा, कोई यहाँ, ऐसे ये आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूव होना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across conductor, then the electrons acquire drift velocity। तब जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेनली क्या होती है? मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से, किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर 100% करेंगे अगर उसके अंदर करंट हम पास आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय VD। इसे हम VD से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये होती है स्केलर क्वांटिटी जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड से 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड तक। इस बीच इसकी मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। तो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने समझ लिया कि क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम elapsed by a external field through which a free electron move at a random motion। मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर विद इन अ सेकेंड, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इसमें दो केस आएंगे। केस वन में क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, E0 होगा, दैट इज, तो क्या होगा? जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्स फील नहीं करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर विल बी 0।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी नहीं आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो अगर हम नेट वेलोसिटी निकालें, नेट यू नेट निकालें हम, तो ये आ जाएगा u1 प्लस u2। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे अप टू un। कितने नंबर्स हैं? n ही है, हमें पता ही नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जीरो इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। केस 1 में हमारा ये है, ठीक है। अब केस 2, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, E एग्जिस्ट, then the electron experiences force in opposite of electric field। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स अपोजिट फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मतलब यहाँ पे फोर्स आ गया है E, ये E स्मॉल ई क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फील्ड में, इसलिए माइनस आया है। ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ऑल्सो फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो F होता है वो ma के इक्वल होता है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। हमें यहाँ पे अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से ma जो है वो माइनस ई के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा माइनस ई अपॉन एम। मतलब एक्सेलरेशन तो इतना आ गया। ये इस डेरिवेशन का हमने सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है। अब हम निकालेंगे रिलैक्सेशन टाइम। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रिलैक्सेशन टाइम निकालते हैं। अब हम निकालते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज टाइम इलेप्स्ड बाय अ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में कितना टाइम इलेप्स हुआ उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ सिंबल से। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए। हमारे पास v है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u हमने निकाला था 0 है ना, एक्सेलरेशन आ गया और टाइम टाउ आ जाएगा। सबसे पहले हमें टाइम निकालना। तो टाइम नेट टाइम कैसे निकालेंगे? रिलैक्सेशन टाइम वो सारे इलेक्ट्रॉन का के टाइम के सम के इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n तक। कितने हैं? n। ये तो टाइम आ गया। वेलोसिटी है vd, u 0 है प्लस एक्सेलरेशन माइनस ई अपॉन m। ये एक्सेलरेशन आ गया और टाइम कितना है? t प्लस टाउ अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। मैं इसे कैपिटल T लिख सकता हूँ। तो vd इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। ये आ गया। अब मैं e को क्या लिख सकता हूँ? v बाई एल, वॉल्यूम पर लेंथ, कंडक्टर का वॉल्यूम है उसका लेंथ। तो vd इज इक्वल्स टू ऑल्सो e इज इक्वल्स टू v बाई एल होता है। सो देयरफॉर vd इज इक्वल्स टू माइनस ई वी टाउ बाई एम एल। तो ये हमारा रिलेशन आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच। ये टाउ सिंबल है। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर v की वैल्यू रख दें
और एम एल की वी की वैल्यू रख दें तो ये 4 सोल्व हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड में आया है, तो नेक्स्ट टाइम भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। ये एक बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो जब इसमें से करंट पास आउट हो रहा है तो इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट है उसके बीच हमें रिलेशन बताना है। जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हमने निकाली थी, वो और करंट के बीच में रिलेशन प्रूव करना है। तो ये करना है हम पहले ये वाला एक्सप्रेशन पूरे यहाँ पे लिख देते हैं। कंसीडर a conductor of length L is connected to a battery and flow current I through it. Then अब हम लेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन द कंडक्टर। हमने n मान लिया। जो इसमें से करंट के वजह से जो वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज होगा, उन्हें हम n लेट कर देते हैं। तो उसमें हम यूनिट पर वॉल्यूम निकालेंगे। लेट नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू A इंटू L, ये आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर। टोटल चार्ज कितना होगा, वो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू A N L N इंटू L। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज और L। एक मिनट, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज बाय द करंट। टोटल टाइम कितना लगा, T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है L और स्पीड क्या है Vd, तो आ जाएगा Vd बाय इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय करंट बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट जो I होता है वो होता है Q बाय T, ये होता है। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड जो I आ जाएगा वो आ जाएगा N E A L Vd डिवाइडेड बाय L। N E A Vd डिवाइडेड बाय L। यहाँ से L से N कैंसिल हो गया, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है जो हमें प्रूव करना था। चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है करंट, टाइम नहीं होती है।
ये v है। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आया था बोर्ड में 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स में हमें इतना लिखना है, ज़्यादा भी नहीं। तो इम्पोर्टेंट है ये, हिसाब नोट करिए। फिर हम लास्ट डेरिवेशन करते हैं, फिर जो ये बचे हुए हैं वे हम आगे डिस्कस करते हैं कल। आज का लास्ट डेरिवेशन है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स है, मतलब इसकी वेक्टर फॉर्म है। ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इससे हमें ये पता लगेगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the terminal is directly proportional to the charge और रेजिस्टेंस। मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, करंट के और रेजिस्टेंस के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। इसको स्टार्ट कैसे करना है पूरा मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपको सबसे पहले लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ से मुझे पता लगा अगर मैं करंट निकालना चाहूँ I इज इक्वल्स टू V बाय R, ये हमारी पहली इक्वेशन है। नाउ अब दूसरा स्टेप क्या है, बाय डेफिनिशन ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम कंडक्टर से पास आउट करते हैं। मतलब कंडक्ट क्या करंट की इंटेंसिटी है, तो वो इस वन J सिंबल से डिनोट करते हैं। J इज इक्वल्स टू E अपॉन L, ये करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। और हमें I करंट निकालना है, I आ जाएगा J इंटू L। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये आ जाएगा V बाय R इज इक्वल्स टू J L। हमें J निकालना है, तो J इज इक्वल्स टू V अपॉन R है, ठीक है। नाउ सिंस V अपॉन L इसके इक्वल है E के इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयरफॉर J इज इक्वल्स टू E अपॉन R, E अपॉन R। और मैं 1 अपॉन R को क्या लिख सकता हूँ, रो। ऑल्सो R इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, R 1 बाय रो होता है। J इज इक्वल्स टू E अपॉन रो, क्या जाएगा, और J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो E। नाउ 1 अपॉन रो रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डेंसिटी। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ, इसे आप नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे रो है, ठीक है। तो आज के लिए ये रखते हैं, बाकी जो डेरिवेशन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए।